चुनाव बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत का अनुमान। लगभग सभी एग्जिट पोल में 350 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान। विपक्षी एनडीए गठबंधन की उम्मीदों को झटका। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में हुआ 59.6% मतदान। 7 चरणों में 64.5% से ज्यादा होगी वोटिंग। चंडीगढ़ में पड़े करीब 68% वोट। और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। कहा, अतिरिक्त अंकों के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मतदान के 7वें चरण की समाप्ति के बाद विभिन्न एजेंसियों के चुनाव पर एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए की ओर से इस बार तमिलनाडु और केरल में खाते खोलने के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में भी एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहने की संभावना जताई गई है। 13 विभिन्न एजेंसियों द्वारा देश की 543 लोकसभा सीटों पर आए एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं कि एनडीए को 361 से लेकर 401, इंडी गठबंधन को 131 से लेकर 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल न्यूज एक्स एनडीए को 371, वहीं बीजेपी में इसको 315, कांग्रेस को 60, अन्य को 47 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत की, तो वहां पर एनडीए को 353 से 368 और इंडी गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल जन में एनडीए को 362 से 392, इंडी गठबंधन को 141 से 161 और अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की, तो यहां पर एनडीए 359, इंडी गठबंधन को 154 और अन्य को 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल डी डायनामिक्स में एनडीए को 371, इंडी गठबंधन को 125 और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल के बाद भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में इस बार भाजपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं और 4 तारीख को जब हम मिलेंगे उस समय क्या माहौल होगा। आवर वोट शेयर इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन कर्नाटक एट 48%. Our vote share in Kerala has gone up to 22%. And we are, according to these statistics, Bharatiya Janata Party may emerge as the single largest party in the southern states. लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। मतगणना 4 जून को की जाएगी। 7 चरणों में कुल 64.51% मतदान हुआ है। कल 7वें और अंतिम चरण में पंजाब समेत 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान करवाए गए। कल हुए अंतिम चरण के चुनाव में कुल 62.36% वोटिंग दर्ज हुई। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73.79% मतदान हुआ। वहीं पंजाब में 61.32, चंडीगढ़ में 67.9 और हिमाचल प्रदेश में 70.05% वोटिंग हुई। आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। उधर देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारत ने मतदान कर दिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। उनकी सक्रिय भागीदारी हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा। मतदान में उनकी मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। चंडीगढ़ में कल हुए लोकसभा चुनाव में आम जन ही नहीं, पंजाब और बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें अभिनेता आयुष्मान खुराना, अभिनेत्री समायरा संधू ने मुंबई से चंडीगढ़ आकर वोट डाला। वहीं फरीदकोट से आपके उम्मीदवार कलाकार करमजीत अनमोल ने मोहाली में मतदान किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी व पंजाबी गायक हंसराज हंस ने जालंधर में मतदान किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में मतदान करने के बाद बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि सभी को मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। खासकर युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आने की जरूरत है।
2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए आई थिंक हम सबको वोट करना चाहिए और जो लोग पहली बार 18 साल के हुए हैं अभी उनको डेफिनेटली वोट करना चाहिए। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 30 से भी कम है, तो उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलती है। और मैं इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे रोपिन किया था कैंपेन का हिस्सा होने के लिए, तो मेरा और ज़्यादा फर्ज बनता है कि मैं बॉम्बे स्पेशली चंडीगढ़ आऊँ यहाँ पर वोट करने के लिए और सबको इनकरेज करूँ कि हमें इस लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगले 5 साल हमें कौन सर्व करे उसे चुनना चाहिए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने सेक्टर 28 के राजकीय स्कूल में बने मतदान केंद्र में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का यह महापर्व आता है, इसलिए सभी को इसमें बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। कि मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि लोग आए वोट डालें, सभी को डालना चाहिए, बढ़ चढ़ के डालना चाहिए। 5 वर्ष के बाद ये मौका सभी को मिलता है। हमेशा विकास का होता है, विकास का मुद्दा हमेशा रहना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, कोई भी हो प्रगति के रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए और सभी उसके लिए काम करना चाहिए। सभी को, कोई भी हो, उस पे लगे रहना चाहिए। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिवन सिंह ने वोट के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए राज्य के वोटरों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गर्मी के बावजूद वोटरों द्वारा वोटिंग प्रक्रिया में दर्शाया गया उत्साह सराहनीय है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंजाब की राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से दिशा निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव प्रक्रिया में दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया है, जिन्होंने वोटिंग प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू ढंग से पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान डाला। इसके साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों कम डिप्टी कमिश्नरों के यत्नों की सराहना की, जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधन और निगरानी को यकीनी बनाया। सिवन सिंह ने पोलिंग स्टेशनों पर रचनात्मक और सुरक्षित माहौल यकीनी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरों, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस के समूह कर्मचारियों और केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों का भी धन्यवाद किया, जो मतदान के ऐलान से लेकर वोटिंग वाले दिन तक राज्य में अमन कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण था। सिवन सिंह ने पोलिंग अफसरों, वॉलंटियरों और चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों समेत सभी चुनाव कर्मियों की मेहनत, वचनबद्धता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपूर्ण करवाने में सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी बदौलत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी के प्रकोप के दौर से गुजर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने 4 जून को घर बैठे ही लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखने की व्यवस्था की है। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम विभाग ने भी गर्मी को देखते हुए घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। भारत चुनाव आयोग के अनुसार 4 जून को मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मतगणना केंद्रों और उसके आसपास केवल प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी ही जा सकेंगे। ऐसे में चुनाव का परिणाम जानने के लिए लोगों को काफी दूर धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है। आमजन व राजनीतिक दलों के लिए प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही परिणाम जान सकते हैं। इसके लिए उनको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग को हिदायतों के अनुरूप मतगणना जिला मुख्यालय पर बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आर्थिक सामाजिक आरक्षण को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। वे कल रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी के लोकसभा व विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए 5 अतिरिक्त अंक देने की योजना हरियाणा सरकार ने बनाई थी। आज तक गरीब वर्ग के बारे में किसी भी सरकार ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। फैसला दिया है पहले भी, क्योंकि सरकार की जो सोच रही है गरीब व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और एक सिस्टम से जोड़ा जाए, और उसको लेकर के उनको लाभ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच ने उसकी सराहना भी की थी, परंतु दूसरी बेंच ने उसको खारिज किया है। गरीबों को वो हक मिले, गरीबों के घर में वो दीपक जले, वो प्रकाश आए, ये सरकार की सोच है
और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली के साथ पानी के विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के मुताबिक ही दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो एग्रीमेंट माननीय कोर्ट के साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। आज की तारीख टिल डेट आज 1 तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में ही कुछ नेताओं के भीतरघात करने के आरोपों पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। सारी जानकारी और फीडबैक एकत्रित कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भाजपा की सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का कल समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पूजा करने के बाद ध्यान साधना में डूब गए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सीतारमण ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक नोट साझा किया। प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद जब भारत स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है, मुझे भी इस पवित्र स्थान पर ध्यान करने का अवसर मिला। मां भारती के चरणों में बैठकर मैं एक बार फिर अपने संकल्पों की पुष्टि करता हूं कि मेरे जीवन का हर पल और मेरे शरीर का हर कण हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पहले जीडीपी बढ़ी तो अब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी खुश करने वाले हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2024 में सकल वस्तु व सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रहा। यह साल दर साल 10% की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लेखांकन के बाद मई 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व का 1.44 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 से मई 25 के मई माह तक 3.83 लाख करोड़ के सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में 11.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध राजस्व में 11.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मई 2024 में घरेलू सकल जीएसटी राजस्व 15.3% बढ़ा। उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी व उत्तर हिस्सों के साथ ही पंजाब व हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश से जहां जनमानस को थोड़ी राहत मिली, वहीं कुछ अन्य जगहों पर प्रचंड गर्मी अभी भी बरकरार है। समूचे उत्तर प्रदेश में जहां भी बरसात हुई वहां थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तल्ख ही है। आज की हम अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में नमी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में गर्मी ठीक ठाक ही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार तो हैं, लेकिन बड़ी राहत कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। उधर चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने 10 और 12 जून के आसपास प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कल शाम करीब 5 बजे मौसम में अचानक बदलाव के साथ गर्मी से कुछ राहत मिली। शहर के कुछ इलाकों में बादल छा गए और हल्की हवाएं भी चली। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।